एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये 9 चैप्टर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले जो भी चैप्टर्स अपलोड मैं करता था वो बेसिकली टीचमेंट ऐप पे जो क्लासेस लिया गया था वो रिकॉर्डेड क्लासेस मैं लैपटॉप में सेव करके रखता था और उन्हीं को मैं अपलोड करता था। परंतु लैपटॉप मेरा जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं मेरे पास जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस थी वो सभी की सभी लॉस्ट हो गई है और साथ में जो नोट्स वगैरह थे। लेकिन जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कई स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो ये पहली बार मैं बेसिकली इग्नू के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री लेक्चर्स में अवेलेबल कराता था, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं ये क्लासेस जो है आज से मैं कंटिन्यू करूँगा और इसके लिए मैं समय निकाल करके किसी भी तरह से डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरे पास जो भी मैसेजेस वगैरह इतने सारे आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। कल से मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में जो है अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और 1 महीना है लगभग एग्ज़ाम शुरू होने में, तो तब तक जो है मैं जो भी क्लासेस जो मैंने स्टार्ट किया था उसे मैं कंप्लीट कर दूँगा। ये जो चैप्टर है ये लौह का आविर्भाव का यहाँ पे जो मतलब है कि जब लोहा भारतीय उपमहाद्वीप में जब ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ का मतलब जब इसका उपयोग जब चलन शुरू हो गया, जब इसका इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी कि जब यहाँ पे जो आबादी रहती थी, जो जनजातियाँ रहती थी, उन्हें जब लोहे के एक धातु के रूप में पता चला और जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना सीख गए या इसका इस्तेमाल किसी तरीके से करने लगे, तो इस चीज़ को बोला गया है कि लौह का आविर्भाव किस तरह से हुआ। ठीक है, इसमें हम बेसिकली जो है जब लोहे का उपयोग शुरू हुआ तो वो संस्कृति जो थी वो लौह युग की संस्कृति कहलाई, लेकिन इससे ठीक पहले जो संस्कृति थी वो पूर्व लौह युग की संस्कृति कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, ठीक है, तो वहाँ से उसको लौह संस्कृति बोला जाता है, यानी लौह युग बोला जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लौह युग से पहले जहाँ पे लोहा इस्तेमाल होना शुरू हुआ उससे ठीक पहले वहाँ पे कौन सी संस्कृति थी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा लौह प्रौद्योगिकी क्या थी और उसकी शुरुआत में जो लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत जो थी वो चरण जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रौद्योगिकी का मतलब जो है टेक्नोलॉजी है,
प्रौद्योगिकी ये हिंदी का शब्द है, ये काफ़ी आम बोलचाल की भाषा में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये नहीं काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी बोला जाता है। तो क्योंकि लोहा जो है वह अयस्क के रूप में रहता है, उसे निकाला जाता है ज़मीन में से, उसको परिष्कृत किया जाता है, तो उसको जो एक्सट्रैक्ट करने का जो विधि होती है उसको वो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के तहत होता है, ठीक है। तो उस समय में वो कौन सी प्रौद्योगिकी थी जिससे लोहे को जो है परिष्कृत किया जाता था, इसके संबंधित जो है हम डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा महापाषाण संस्कृति के बारे में देखेंगे और फिर कुछ चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, ठीक है। अब पिछली क्लासेस में मैंने बताया कि मृदभान जो है ये बेसिकली जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वही है, ठीक है। और कुछ और मृदभान जैसे कि काली पॉलिश वाले मृदभान, इनके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा गंगा घाटी में जो शहरीकरण हुआ था उसको हम देखेंगे, द्वितीय शहरीकरण था। प्रथम शहरीकरण जो है वो हड़प्पा वाला ही है। बेसिकली हम जो है इस चैप्टर में जो लौह युग संस्कृति है उसके कई सारे पहलुओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। लोहे का जो उद्भव है, यानी जब लोहे का जब चलन हुआ, जब लोहा हमारे सामने मतलब आया, जब लोहे का उपयोग हमने मतलब कि जब उस समय की जो जनजातियां थी उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तब वहाँ से कई सारे परिवर्तन हुए भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। और कई शहरी केंद्रों का जो है उदय हुआ इस लौह संस्कृति के कारण। तो इसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे। लौह युग संस्कृति से पहले कौन सी संस्कृतियाँ थी, इस हेडिंग के तहत हमें ये पढ़ना है। तो बेसिकली जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने ये देखा था कि कोई भी संस्कृति जब वो इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी संस्कृति जब आती है तो सबसे पहले अपने शुरुआती दौर में होता है, फिर वो धीरे धीरे उस संस्कृति का चलन बढ़ता है, ठीक है। जब वो संस्कृति शुरुआती दौर में होती है तो उससे पहले कोई संस्कृति पहले से मौजूद होती है, तो वो दोनों संस्कृति अपने उस समय काल में साथ साथ चल रही होती है, ठीक। और जब नई वाली संस्कृति जो है, जब वो उसके जो शुरुआती चरण चल रहा होता है तो काफ़ी सारे जो है R&D होते हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है अगर आज के टर्म में हम बात करें। क्योंकि जो अधिगमन होता है, जो मनुष्य है, अगर उसको कोई चीज़ उस समय में जब उसको कोई ज्ञान नहीं, मतलब जैसे कि मान लीजिए लोहे का ही एग्जाम्पल है, लोहा जब मनुष्य को प्राप्त हुआ तो लोहे के बारे में इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको किस किस कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मनुष्य ने सीखा, समय के साथ साथ सीखा कि हाँ ये लोहा जो है ये तो काफ़ी कठोर है, ये तो है नोटिस किया। फिर उसके बाद इसके कई सारे हथियार बनाना स्टार्ट किए और कई सारे जो उपकरण है उसमें इनका उपयोग करना शुरू किया। तो ये संस्कृति जो है पहले शुरुआती चरण में होती है, फिर धीरे धीरे इसका जो विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। फिर ये एक समय आता है जब ये जो संस्कृति जो है अपने चरम पर होता है, ठीक है। तो इससे पहले लौह युग से पहले कौन कौन सी संस्कृतियां थी? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति। जो तांबे का इस्तेमाल जहाँ पे होता था उसे ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और ये मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति ही थी। और इसकी खास बात यह है कि इन जो संस्कृतियाँ जो थी ताम्रपाषाण संस्कृति, यहाँ पे मृद भांडों की परंपरा भी यहाँ पे चलन में था, और इनका जो नाम है वो प्रमुख स्थलों के नाम पे रखा जाता था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो उस समय जो ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी उसके साथ साथ नवपाषाण काल के जो जीवन की जो सामान्य जो स्वरूप था वो भी जारी रहा, ठीक है। और जो गांव वगैरह जो थे वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ने लगी थी, जैसे कि अब लोग एक जगह रह करके वहाँ पे भोजन वगैरह एकत्रित करने लगेंगे, मवेशियों को पालने लगेंगे, खेती वगैरह करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली जो खानाबदोश लोग जो इधर उधर भटकते थे उन्होंने भी एक जगह इकट्ठा होकर के रुक करके अपना जो है इसी चरण में यही पद्धतियाँ अपनाना शुरू किया। तो इस तरह से जो गांव की जो बस्तियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसके अलावा ताम्रपाषाण संस्कृति में जो चाक होता है, चाक से निर्मित जो गुदी हुई मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ठीक है। और इस मिट्टी के बर्तनों पे सजावट के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ जो मौजूद थी उसके बारे में इसमें दिया गया है आपकी इस चैप्टर में।
कौन कौन सी थी, आप में 2-3 कम से कम याद रखिए, ठीक है। एक बनास संस्कृति थी जो राजस्थान में है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये 2600 बीसी। यहाँ बीसी का मतलब मैंने पहले ही बताया है, बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है, कॉमन एरा। तो अभी जो है 2200 चल रहा है, तो 2200 प्लस 2600 को जोड़ देंगे तो ये लगभग जो है 4800 साल पहले की बात है, ठीक है। ये संस्कृति बनास संस्कृति राजस्थान की है। इसके अलावा कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, जोरवो संस्कृति महाराष्ट्र, ठीक है, प्रभास संस्कृति जो है सौराष्ट्र में। तो इतना आप याद कर लीजिए। बनास जो है राजस्थान, ये बनस्थली के नाम से आप जानते हैं, राजस्थान में बनस्थली है तो उसके नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में, कायथा और मालवा दोनों मध्य प्रदेश में, याद रखिए। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है, और प्रभास जो एक हीरो का नाम है प्रभास, तो उनके नाम से याद रखिए कि सौराष्ट्र के तट पर ये संस्कृति है। इसके अलावा और जो संस्कृति है वो है सावलदा संस्कृति, तापी घाटी के पास, ठीक है। काफ़ी क्षेत्रीय विविधताएं थी ताम्रपाषाण संस्कृति में, यानी कि अलग अलग क्षेत्र जो है क्षेत्रों में संस्कृतियां अवेलेबल था, तांबे का उपयोग जहाँ पे होता था। और फिर भी उन सभी संस्कृतियों में जो भौतिक लक्षणों में एक जैसी निश्चित एक रूपता होता था, मतलब कि एक समरूपता नज़र आती है इन सभी संस्कृतियों में। हालांकि इनकी जो अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में है, ठीक है, साउथ के पास चला गया, मध्य प्रदेश में है, फिर राजस्थान जो है एकदम इधर की हमारे दिल्ली के पास आ गया, ठीक है, तापी घाटी सौराष्ट्र जो है एकदम वहाँ तट पे चला गया। तो ये संस्कृतियाँ जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रीय विविधताएँ हैं। एक रेगिस्तान में है, तो एक पहाड़ों में है, एक एकदम तट पर है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन संस्कृतियों में एक समरूपता दिखती है हमें। इसके अलावा ताम्रपाषाण लोगों ने शिकारी और खेती और जानवरों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिकार किया और फिर साथ में खेती भी किया। उन्होंने जानवरों को पालतू भी बनाया और जानवरों का शिकार भी किया। इसके अलावा उन्होंने सूक्ष्म उपकरण बनाए और कृषि के उपकरण भी उन्होंने बनाए। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें जैसे चक्की मूसल का उपयोग किया। फिर छप्पर, जो झोपड़ियों के ऊपर जो छप्पर होता है और कच्ची मिट्टी की जो झोपड़ियाँ होती है, ठीक है, ये सब का प्रयोग इसमें किया गया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है कि जो दफनाने वाली जो प्रणाली थी उस समय में कहीं कहीं पर ये दिखता है कि लोग जब मर जाते थे तो उनको जो है जलाने की बजाय उन्हें दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण लोग जो है व्यापार के लिए क्या करते थे, वो विनिमय नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। ये विनिमय नेटवर्क क्या है, एक तरीके से जो बटर सिस्टम होता है, जो प्रणाली जो होती है एक्सचेंज वाला, यानी कि सामान के बदले सामान, ठीक है। तो ये एक्सचेंज नेटवर्क वाला चीज़ें जो है व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि मतलब पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास ये सामान है, आप अपना सामान दे दीजिए और उसके मूल्य के आधार पर जो मेरे पास ये सामान है आप जो है ये ले लीजिए। अभी जैसे यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हो रहा है तो इसमें सैंक्शंस लगे हुए हैं रूस पर, तो डॉलर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, पेमेंट जो है कई देश एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इस एक्सचेंज वाली जो नीति है कई देश अपना रहे हैं। जैसे कि रूस से तेल लिया जा रहा है और रूस को उस तेल के बदले जो है भारत जो है दवाइयाँ भेज रहा है। मतलब डॉलर से तो व्यापार हो नहीं पा रहा है क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो हम रूस को जो है उस उतनी ही कीमत की दवाइयाँ वहाँ पे हम भेज रहे हैं। तो इसी तरह से पहले व्यापार होता था यहाँ पे। इसके अलावा कई सारे जो बस्तियाँ हैं, जो वहाँ पे जो बस्तियों का जो ढांचा है वो पदानुक्रम प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो मुखिया और सरदार जो है उनके लिए अलग से मतलब एक जो है अलग से जगह हुआ करता था, उनका स्थान अलग हुआ करता था। तो ये बस्तियों के उस ढांचे से हमें पता चलता है। कुल मिला जुला करके हमें ये याद रखना है कि जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी वो हड़प्पा संस्कृति के से विपरीत थी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जो थी गैर शहरी संस्कृति थी। मतलब हड़प्पा संस्कृति जो है शहरी संस्कृति थी और ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां हैं वो गैर शहरी संस्कृति थी। गैर शहरी का मतलब वो शहरी संस्कृति नहीं थी, वो मतलब जो गांव वाली जो संस्कृति है वो
शहरी गांव वाली संस्कृति से समझ सकते हैं आप, ठीक है। एक शहर होता है और एक शहर नहीं होता है, यानी जब जो शहर नहीं होगा वो गांव देहात ही उसको समझिए, ठीक है। तो हड़प्पा शहरी संस्कृति थी और जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां जो है मुख्य रूप से वो गैर शहरी संस्कृति थी। और यहाँ पर जो हमने ये देखा था, जो हड़प्पा संस्कृति में जो है अधिशेष उत्पादन किया जाता था, वहाँ पे व्यापार जो बड़े पैमाने पे व्यापार होता था और शिल्पकार होते थे, जो शिल्प वाले जो सामान वहाँ पे मिलते थे, ठीक है। गढ़ वाले कस्बे होते थे और वहाँ पे लेखन और विस्तृत जल निकासी व्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी जो हड़प्पा संस्कृति थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है ताम्रपाषाण संस्कृति में नहीं थी। यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति बिल्कुल सिंपल, जैसे गांव देहात होता है ना, उस तरह की थी। तो वहाँ पे न तो जो अधिशेष उत्पादन का मतलब है कि बड़े बड़े भंडारण जो अनाज के हैं, ये जो है ताम्रपाषाण संस्कृति में नहीं मिलता है। ये हड़प्पा संस्कृति में था। वहाँ पे शहरों में, क्योंकि शहर संस्कृति, तो वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम जो है मिलते थे, वहाँ पे अधिशेष उत्पादन की वो चलन था। इसके अलावा जो कस्बे लेखन और शिल्प वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलती है और यहाँ पे जो ताम्रपाषाण संस्कृति में है ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वह गैर शहरी संस्कृति है और हड़प्पा संस्कृति शहरी संस्कृति है। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह गैर हड़प्पा भारत में शुरुआती कृषक समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि वो होता है ना, जैसे कहते हैं कि शहर तुम्हारे गांव हमारे, ठीक है। ये जो बेसिकली जो किसान वगैरह होते हैं वो यही डायलॉग मारते हैं। तो इसी तरह का यहाँ पर भी है कि जो व्यापारी संघ, जो जहाँ पे व्यापार वगैरह होता था और जो चीज़ें जो है वो हड़प्पा संस्कृति में देखी जाती है, शहरी संस्कृति। लेकिन ताम्रपाषाण संस्कृति जो है वो गैर हड़प्पा संस्कृति है। और वो जो वहाँ पे जो खेती कर रहे थे, जो मतलब जो खानाबदोश जीवन को छोड़ करके और कृषक समुदाय बन गए थे और वो अपने जो है जो कहते हैं पशु वगैरह जो है पाल रहे थे और मतलब मवेशी पाल के रखते थे और अनाज उगाते थे, कृषि करते थे। तो उन समुदायों का जो प्रतिनिधित्व करती है वह ताम्रपाषाण संस्कृति है, ठीक है। इतना याद रखिए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि जैसे कि नवपाषाण संस्कृति पहले हुआ करती थी, नवपाषाण संस्कृति, उससे अधिक परिष्कृत संस्कृति जो है ताम्रपाषाण संस्कृति है। क्योंकि इसका जो ये संस्कृति जो है ये है अपने से पहले वाली जो नवपाषाण संस्कृति जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा समृद्ध संस्कृति ये है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।